सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छा हाल है। और मेरी शर्ट के रंग से आपने ये नहीं समझना कि मैं कोई इनकलाब के चक्कर में हूँ। मेरी किताबों में एशिया सब्ज़ है, सुर्ख नहीं है और हमारी उम्र इनकलाब की निकल पड़ी है। अब हम बहुत इजी ज़िंदगी गुजारना सर बिल्कुल इजी गुजारना चाहते हैं। इनकलाब जो है उसको लाने के लिए दो चीज़ें चाहिए जो हमारे पास नहीं है सर। टाइम एंड पेशेंस। ना टाइम है सर, ना इतना पेशेंस रहा है। तो सर दुनिया भी इस किस्म की हो चुकी है कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन का इनफ्लो आ रहा होता है सर हर जगह, तो उसके अंदर आपके पास टाइम नहीं होता किसी चीज़ को यूं करके। पहले तो सर अखबार होते थे, आपने अगर आउटरीच भी होना था तो आप एक आधी खबर से आउटरीच होते थे और वो आपके साथ 3 दिन साथ रहती थी। अब तो आपके पास आउटरीच होने का भी टाइम नहीं है, तो इनकलाब तो दूर की बात है। एग्जैक्टली। तो आज बहुत बड़ा एक फ़ैसला आया सर। बिल्कुल सर, ये फ़ैसला सर जो 23 दिसंबर से जिसका हम वेट कर रहे थे वो आज फाइनली 17 तारीख को फिर सुना दिया गया। जो सर उसके अंदर एक था कि मतलब सज़ा दी जाएगी बानी पीटीआई और उनकी अलिया बुशरा बीबी को, तो वो दे दी गई 14 साल उनको और 7 साल उनकी बीबी को। सारे जुर्माने भी हुए हैं। जुर्मानों के अलावा बामुशक्कत जेल जो है उसका कहा गया है। तो सिचुएशन जो है चेंज हो गई एकदम से। अब जो 1-2 दिन से और भी चीज़ें चल रही हैं कि पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात भी चल रही हैं, तो उसके अंदर भी ये लग रहा था कि थोड़ी सी ये जो डिले हुई जा रहा है, कोई ईज़ आई है, कोई मामलात जो है थोड़ी लचक आई है उनके अंदर कि जी अब थोड़ा सा घुल मिल के थोड़ा सा मामलात को आगे लेके जाना है, थोड़ा मुल्क के तरफ सोचना है। लेकिन जब आपकी मेरी जब हम ये बात कर रहे हैं इस बारे में, तो हम दोनों उसके बाद थोड़ा सा हमने एक दूसरे को स्मर्क दी थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हुआ वही कि अब मज़ीद सज़ा सुना दी गई है और उनको अरेस्ट कर लिया गया। बुशरा बीबी को अदालत के प्रेमिसेस से खान साहब को भी री अरेस्ट कर लिया गया। सर मैं वैसे सोचता हूँ कि जितनी दफ़ा एक रिकॉर्ड है किसी सियासतदान का, जितनी दफ़ा खान साहब अरेस्ट हुए ना, उतनी दफ़ा कोई सियासतदान मतलब इस इतने छोटे स्पैन में, मतलब साल के अंदर अरेस्ट मुझे को गिनवाए कि कितनी दफ़ा हुए हैं, तो वो एक रिकॉर्ड इन इट्स ओन है। बट वो बात अपनी जगह, ये सुना दिया गया फैसला। ये याद रखा जाए कि ये नैब की इन्वेस्टिगेशन थी, नैब के एहलकार वहाँ पे थे, ये उस तरह से फ़ैसला सुनाया गया है। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं, इसको आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में भी, फिर हाई कोर्ट के बाद इसको आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये समझें इसकी जो केस है उसकी अपेलेट जो चीज़ें होनी है आगे, उनकी शुरुआत है। बिल्कुल मेरे ख्याल में तो। और बड़ा तशवीश नाक था आज सुबह मामला, जिस वक्त हमें नहीं पता था कि फ़ैसला कितने बजे आना है, क्या होना है। और नतीजतन आपने देखा था कि पंजाब पुलिस लिबर्टी चौक पर खड़ी थी, क्योंकि था कि अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ गया बानी पीटीआई के तो लोग जज्बात में निकल के यहाँ ना आ जाएं। अगेन हमने देखा लोग प्रैग्मेटिक होते जा रहे हैं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि मेरे ख्याल में आज के दिन किसी भी फरीक को सैड नहीं होना चाहिए। ये सबका विन है। वो सबकी विन इस तरह से है कि हुकूमत खुश हो रही है कि फ़ैसला आ गया और ख़िलाफ़ आया, क्योंकि वैसे तो फ़ैसला उनके हक़ में भी आ सकता था, फिर हुकूमत को एहतजाज के लिए निकलना पड़ सकता था। तो हुकूमत की ये खुशी की बात है कि फ़ैसला बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ आया। अच्छा, और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है या पीटीआई के जो चाहने वाले हैं, उनको इस बात पे खुश होना चाहिए कि फ़ैसला आ गया, चाहे कुछ भी था। और देखें, सियासी फ़ैसलों से लेके तो क्रिमिनल फ़ैसलों से लेके तो यहाँ तक कि किराएदार और मालिक मकान के जो फ़ैसले हैं, आपने जो भी फ़रीक़ैन अदालत में होते हैं ना, आपने हमेशा उनसे एक चीज़ सुनी होगी कि यार साढ़े भावें खिलाफ ही फ़ैसला दे दियो ताकि गल अगे बढ़े। ठीक है, तो बात वही है कि इधर फैसला कुछ भी आता, चाहे इनके हक में आ जाता, चाहे इनके खिलाफ आ जाता, अपील तो होनी ही होनी थी। सो अब इसके बाद ये हाई कोर्ट जाएंगे। उसके बाद मुझे अगेन मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट में फैसला किसी के भी हक में आए या किसी के भी खिलाफ आए, कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी आ जाए, ताकि फाइनल राउंड, ये जिस तरह से आपने कहा ना कि ये था राउंड 1, तो राउंड 3 जो है ना वो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हाँ, राउंड 3 एंड है।
राउंड 3 एंड है। वैसे तो खैर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू अगेन वो ले लेती होती है अपना, अगर वो लेना चाहे टेकअप कर ले। तो जिस तरह हम आपको पता है कि टेकअप कर लेती हैं इशूज, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट को कोई रोक तो नहीं सकता, रोक तो किसी नहीं सकता। तो सर ये ठीक हो गया सारा कुछ। अब सर जरा इस चीज़ पे आ जाती हैं कि अब सियासी पहलू जो है वो हम किस तरह देख रहे हैं उसको आगे जाते हुए। देखिए उसमें ना दो चीज़ें हैं। अब अगेन हम रूमर्स की बात कर रहे हैं, हम मुस्सों की बात नहीं कर रहे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात फेल हो गए जिसके नतीजे में ये फ़ैसला आ गया। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वो जो मुज़ाकरात की सारी बात चल रही थी और उसमें ख़ास तौर पे 2 दिन से जो ये कहा जा रहा था कि जी हमारी बहुत आला अफसरान से मुलाकात हुई है, तो उसके नतीजे में मज़ीद प्रेशर पड़ा कि ये क्या कोई डील होने जा रही है। सो डील का जो एक तासुर था उसको ख़त्म करने के लिए अब ये सारी जो है ये रूमर्स हैं। अच्छा रूमर्स अगेन कोई कहे कि जी आप क्यों नेशनल टेलीविजन पे बैठ के रूमर्स डिस्कस कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि रूमर्स की जो गुंजाइश ही क्यों बनी, गुंजाइश बनी ही इसलिए कि फ़ैसला बार बार डिले हुआ। अच्छा अगेन वो कहा जाता है कि जी ये तो प्रोसीजरल बातें होती हैं, ये तो कोई पहला केस तो नहीं है जिसका फ़ैसला डिले हुआ है, यहाँ पर तो डिले होते रहते हैं, यहाँ पर डिले को छोड़ें, यहाँ पर तो फ़ैसले महफूज हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पर तो उसको भी छोड़ें, यहाँ पे तो कई दफ़ा आता है कि जी शॉर्ट ऑर्डर ले लें और जो डिटेल्ड ऑर्डर है वो हम बताएंगे फिर कब होगा। तो इधर तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको लेकर आप क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं या आप इसमें रूमर्स डिस्कस कर रहे हैं? बात फिर वही है कि लोगों की अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की इंटरेस्ट का एक केस है। हम तो बड़े अरसे से हमने तो इस शो के तवज्जुह से भी वैसे भी कोशिश भी की है कि जी हम छोटी अदालतों में जाके कवरेज करें कि वहाँ पर लोगों को क्या मसाइल का सामना है, उनके जो केसेस हैं वो कितनी जल्दी निपटाए जाते हैं, उसमें क्या डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं, क्या मसाइल हैं पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में, लोगों को अवाम को क्या प्रॉब्लम है। हमने वो दिखाने की कोशिश की है, हमने वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। उनको होता है कि मरियम नवाज को क्या हो रहा है, इमरान खान को क्या हो रहा है, नवाज शरीफ को क्या हो रहा है। अगेन वो बड़े बंदे की ट्रेजेडी जो है ना उसके साथ वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं बजाय कि अपने मसाइल को लेकर। ये कम्युनिकेशन के अंदर और मीडिया के अंदर जब पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर एक थ्योरी है कि यार अगर आपने खबर जो है उसकी ट्रैक्शन गेन करनी है तो पावर लीड की बात करें। पावर लीड की खुशी बहुत चलती है, पावर लीड का काम बहुत चलता है, उनकी इनकारसरेशन बहुत चलती है, उनकी उसके बाद जब वो रिहा होते हैं वो भी बहुत चलती है। तो पावर लीड के जो खबर घूमेगी वो ज़्यादा घूमेगी। एग्जैक्टली। दूसरा सर जी सर आप फिनिश करें तब मैं उसमें इसकी बात में ऐड कर दूं कि कल परसों जो है वो सैफ अली खान साहब को इंट्रूडर आया, चाकू लग गया उनके फ्लैट के अंदर और वो उनको अस्पताल ले जाया गया, सर्जरी हुई। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ डिस्कस हो रही थी वो ये हो रही थी कि जिस वक्त करीना कपूर अस्पताल आई तो उन्होंने क्या पहना हुआ था, जब उनके बच्चे एग्जैक्टली सो जिस तरह से आप कह रही हैं ना कि बड़े लोगों की हर चीज़ ही डिस्कस हो रही होती है कि कपड़े क्या पहने हुए हैं। मतलब मेरा अगेन मालिक मकान के साथ क्या केस चल रहा है इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है, उसने पहना क्या हुआ था ये सबकी जो है ना इंटरेस्ट। और जो वो उसका हम साइड ट्रैक हो गया बट कर लेते खत्म। जो परपेट्रेटर था जिसने ये चाकू जो सारी वारदात थी किया, उसको अरेस्ट कर लिया एक शख्स को इन कनेक्शन विद इट, अरेस्ट किया। वो कितनी बड़ी नहीं थी खबर, उसके साइड बाय साइड चल रही थी कि जी उनके जो वालिद हैं करीना कपूर के वो पहुंचे हैं जी अस्पताल। अच्छा फिर उसके बाद एक खबर है कि वो गलत बंदा पकड़े तो उसको रिलीज़ कर दिया। ये मैंने वैसे पढ़ी, मैंने इसको प्रॉपरली वेट नहीं किया बट ये मैंने खबर पढ़ी है कि अब शायद रिलीज़ कर दिया वो बंदा। ये कहीं ये जिस बंदे ने चाकू मारा है उसके अंदर जो खबर घूम रही है वो इतनी नहीं है। खबर ये थी कि जी शाहरुख खान साहब अब जा रहे हैं अस्पताल चेक करने। तो सर डायनामिक्स चेंज हो गया न्यूज़ के। बैक टू बानी पीटीआई। सर ये तो चले ठीक हो गया, सज़ाएँ दे दी गई, अपील्स हो जाएंगी, एक सर्कुलर जो इफ़ेक्ट है इसका वो चलना शुरू हो जाएगा। मामला जो ख़त्म नहीं हुआ। देखिए इस केस के अंदर आप नाम जो चल रहा था वो शहजाद अकबर का भी था, वो जुल्फ़ी बुखारी का भी था, वो फ़राक होगी का भी था, वो और भी मतलब प्रॉपर्टी के जो कुछ शायद जुल्फ़ी साहब भी इस बोर्ड में थे। हाँ कोई इस किस्म का था, बोर्ड में थे। फिर वो जिन तमाम लोग जिन्होंने इसके पास साइन किया वो भी तो किसी ना सज़ा सिर्फ 2 लोगों को की है। अब मैं कोई उस तरह से बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसको एंड तक लेके जाएंगे। और सवालिया निशान उठ गए ना। हाँ कि भाई आपने अच्छा उसके बाद ये प्रॉपर्टी है अल-कादिर यूनिवर्सिटी एंड अल-कादिर ट्रस्ट को हुकूमत के चार्ज में दे दिया गया बेसिकली। अब वो यूनिवर्सिटी का क्या होता है, अब मुझे तो यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी नहीं पता। वहाँ कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई रेक्टर है, कोई क्लासेस होती हैं वहाँ पे रेगुलर, लोग जाते हैं पढ़ते हैं नहीं
मुझे कुछ नहीं पता। एक तो पता नहीं, और दूसरा ये कि इसका प्रोसेस जो है वो कहीं पे वाज़ेह भी हुआ है। मतलब बात ये है कि अगर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आपने खोलनी है तो उसका चार्टर कैसे मिलेगा, वो कौन सी असेंबली से आपने उसके पास करवाना है, ये सारा कुछ तो पता है। कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलनी है वो कैसे होगा ये पता है। रूहानियत की यूनिवर्सिटी कैसे खोलनी है इसका तो हमें नहीं पता। और उसको अगर अब हुकूमत में जम कर लिया गया है तो अब हुकूमत जो है वो उससे कोई और काम लेगी, उसमें मजीद रूहानियत है। सर ये जो मौजूदा हुकूमत है सर, उनके अंदर रूहानियत की जो वो कैपेसिटी उधर कम है, वो इतने नहीं चलती। ये यही से हो सकता है। बट यहाँ पे आपको पता है ना वैसे कि यहाँ पे कई यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स हैं जिनके थीसिस हैं कि जिनों से बिजली कैसे प्रोड्यूस करनी है। सर अगर आप इसमें मजीद एलैबोरेट करें तो बात कहीं और तरफ चली जाएगी, लेकिन सर ये मैं पढ़ना चाहूँगा ज़रूर कि कैसे करते हैं, ताकि अगर हमारे घर में भी है उसको यूपीएस बना दीजिए इनको, यार तू ही कर। अच्छा सर, दूसरा कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी ये है, ट्रस्ट का भी ये है कि यार ये हुकूमत की तरह हुकूमत इनको मैनेज करेगी। अब क्या करेगी हमें नहीं पता। 190 मिलियन इटसेल्फ जो है उसकी मतलब कहा जाता है जी कि जिनको देना था उनको दे दिया है, लेकिन जिनको वो भी दिया उनको देना नहीं था शायद। अब इसके ऊपर सर कोई मेरे पास क्लैरिटी नहीं है इतनी ज्यादा। मतलब को बंदा वसूख से नहीं कह सकता कि जी ये इधर गए थे तो फिर इधर से इधर रूट हुए तो अब ये इधर पड़े हैं, मुझे नहीं किसी ने बताया। एग्जैक्टली। दूसरा ये कि इसमें ये तो आप जितने नाम ले रहे हैं ना कि शहजाद अकबर साहब, जुल्फी बुखारी साहब, ये तो सारे वो फरीकैन की एक पार्टी थी ना। इसमें एक दूसरी पार्टी भी थी जिनके पैसे असल में यहाँ पे आए थे। अब वो पैसे अगेन जो है वो हुकूमत तो कहती है कि बरतानिया में उनको कॉन्फिस्केट किए, बरतानवी गवर्नमेंट ने वो पैसे, और वो पैसे भेजे यहाँ पे सरकार को, किसी किस्म की जजमेंट होगी। और यहाँ पे क्योंकि उस फरीक पे एक केस के मद में उन्होंने जुर्माना देना था तो वो उन्होंने राउट करवा लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये बेसिकली हमारा जुर्माना पे हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि अगर अदालत ने, एक तो काजी फायज ईसा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये पैसे हमारे पास आ गए हैं, तो ये तो चाहे जुर्माने की मद में आए हैं, चाहे ये सरकार को बरतानिया ने भेजे हैं, इन एनी केस सुप्रीम कोर्ट का तो काम आगे राउट सरकार को ही करना है, तो ये मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। अच्छा, बुनियादी बात ये है कि उस केस का क्या फैसला निकला कि वो किस मद में पैसे आए थे, और उस पे जो दूसरा फरीक है उसको पेनलाइज करना है नहीं करना। अच्छा चले नहीं भी करना, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। अब उनका वो जो जुर्माना है, वो जुर्माना पे हम पेड समझें कि ये जुर्माना अभी वहीं पे मौजूद है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, अब वो एक बड़ा ही एक फ़नी एक इंसिडेंट था कि आज जब रिपोर्टिंग हो रही थी उनके बारे में तो उनका नाम आधा नशर होता था और आधे पे टू आ जाती थी। तो अब वो आप किसी का बेसिकली, और ये मैं बड़ी इन ऑल सीरियसनेस में ये कह रहा हूँ कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। और देखें, आप जो है मतलब एंकर्स बैठे हुए हैं, एक पॉलिसी होती है आई एम श्योर तमाम चैनल्स की, आप उनको एंकर्स को लाइव या रिकॉर्डिंग पे बैठने से पहले बता दें कि जी हमारी पॉलिसी इस पे ये है कि आपने उनका नाम लेना है, आपने उनका नाम नहीं लेना, आपने उनको कोई जो है किसी और लकब से पुकारना है कि वो बानी कुछ और हैं, जो भी है आप उनको बता दें ताकि बीच में ये टी टू करके किसी का नाम ना बिगाड़ना पड़े। नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए सर, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो मैंने आज इसके ऊपर रिपोर्टिंग काफ़ी देखी, मतलब एक जगह तो वो मतलब फैसला ही ज़रा डिफरेंट बता दिया गया था कि उनको बरी कर दिया गया, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली वो उसी वक्त करेक्ट हो गया था। बात वही है कि क्योंकि आपको पता है ना, अब यहाँ पे एक तासुर अगेन उससे क्या कायम होता है कि यहाँ पर केस का फैसला आने से पहले मुख्तलिफ केस के फैसले फिर रहे होते हैं। जिस तरह माजी में कहा जाता था ना कि जी हम तो फैसला तो कहीं और लिखा जाता है और वो सुनाता कोई और है, तो अगेन वो मुख्तलिफ ड्राफ्ट पड़े होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई हकीकत है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो फिर वो जो शकूक हैं, वो जो रूमर्स हैं, वो ऐसे दिल हल्का सा ना खटकता है कि शायद ये बात ठीक हो। सो इनसे परहेज करना चाहिए। सर वही सर पहले जो मैंने बात की थी कि जो आप कंस्पिरेसी थीरीज बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, उनको आजकल स्प्रेड करने, पहले बनाते थे लोग बड़ी मुश्किल से उसको पेडल करते थे, बड़ी देर लगती थी किसी मतलब वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचती थी। अब तो आपके पास फ़ोन है, उनसे पहुंच जाती है। सर दूसरा ये जो काजी फईसा वाली बात की आपने कि यार हमने उनको रूट कर दिया, इनको दे देने चाहिए, तो काइंडली उसकी स्क्रीनशॉट मतलब अगर मिल जाए कि जी हमने कर दिए, सिर्फ स्क्रीनशॉट मतलब आती है, वो कहीं ना कहीं से पड़ी होगी सर कि तो हमें तो बता दें। मैं सर क्यों ऐसे मैं इसको सर ज़रा कॉन्टेक्स्ट डाल दूँ कि हम क्यों चाह रहे हैं कि ये बात पता चल जाए कि वो पैसे का है। देखिए मामला था एक ट्रस्ट का, एक ज़मीन का और वो पैसों का। अच्छा ज़मीन का तो हमें चले बता दें, वो मिस्टर कील साहब भी आए हुए थे हमारे शो में लास्ट वीक, वो भी कह रहे थे कि एक तो फैसला आ जाए
फिर बताएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि जी जो फैसला है, उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि जी हुकूमत का कंट्रोल में ज़मीन एक साइड पे होगी। 190 मिलियन अभी नहीं पता हमें क्या। हम क्यों कह रहे हैं एज एंकर्स, एज पाकिस्तानी, क्योंकि देखें जी 2 लोगों को जेल हो गई है 14 साल और 7 साल, 2-3 लोग बाहर बैठे याशियाँ कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जिनका फ़ाइन था उनका स्टेटस नहीं पता, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है। द पॉइंट इज़ कि जिन लोगों को सज़ा मिली है 2 को इस इतने बड़े केस के अंदर, उनमें से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, एक उनकी बीवी हैं और उनके चाहने वाले भी बहुत हैं। सो फ्रॉम ए प्योरली ह्यूमन पर्सपेक्टिव आपको जानने का एक हक है कि यार मुझे बता दो कि सारा जिस वजह से हुआ उन पैसों के वो हैं कहाँ, तो हमें नहीं पता। एग्जैक्टली दूसरी एक और चीज़ है, वो ये कि बरतानिया में कॉन्फिस्केट हुए पैसे, तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि वो गलत तरीके से पाकिस्तान से बाहर ले जाए गए थे, ठीक है। तो अगेन वो किसके पैसे थे फिर? अगर ऐसा हुआ तो वो अवाम के पैसे थे। अच्छा, यहाँ पे अगर फ़ाइन के लिए वो पैसे आए तो फ़ाइन जो है कुछ गलत काम करने पे ही फ़ाइन अदालत करती है ना, तो यानी कि वो फ़ाइन अगर पे होना था तो वो किसके पैसे थे? अवाम के पैसे थे। तो अब अवाम को ये नंबर 1 पता होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ हैं। दूसरी, जब इस तरह से किसी एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट के ऊपर केस चल रहा होता है तो जब तक केस का फैसला नहीं आता, क्या हुकूमत उस हाथ लगा सकती है, उसको खर्च सकती है? अगर खर्च सकती है तो खर्चे कि नहीं खर्चे, नहीं खर्चे तो वो किस अकाउंट में पड़े हैं, उस अकाउंट में क्या हमें इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, वो हमने अभी तक जीबीपी में रखे हुए हैं, वो हमने उसको कन्वर्ट करके रुपीस में कर लिए। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है जानना। मैं कहता हूँ सजाएं जिसकी को हुई नहीं हुई, कितनी हुई, इससे ज्यादा हक ये बनता है कि अवाम को ये पता लगे कि उनके पैसे कहाँ हैं और स्टेटस पता चल जाए ना। और अगर आपने उस पैसों को, अगर पाकिस्तान के वो पैसे हैं, फ़र्ज़ करें वो जिस भी हेड में पड़े हुए, अगर भाई आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस कराना चाहेगा तो उसको रख लें, उसको एक रेनी डे फंड बना लेना ताकि पता चले क्या हो रहा है। बाकी सर लास्टली ये सारा कुछ हो गया। सियासी तौर पे ऑब्वियसली पीटीआई जो है इसको यूटिलाइज़ करेगी एज फ्यूल, और वो इसके अंदर कहेंगे देखें जी हमारे साथ फिर ज्यादती हुई है। अलबत्ता वो बात अपनी जगह है कि जो केस एज इट रीड्स नज़र आया उसके अंदर कोई ना कोई तो मामला था ना सर, जो भी था वो तो अदालत कह रही है, तो उसके अंदर अब सज़ा हुई हुई है, वो अपील हो जाएगी, उसके अंदर फिर क्या रिजल्ट निकलता है, एक लंबा प्रोसेस है। बहरहाल आगे जाते हुए देखेंगे इसके अंदर क्या होता है। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब एक और खबर डिस्कस कर लेते हैं सर। ये हमने आज से आई थिंक कुछ देर पहले ऐसी खबर डिस्कस की थी, तो अगेन अनफॉर्चुनेट, अफसोसनाक वाक़या स्पेन में पेश है। 44 पाकिस्तानी जान खो बैठे, बोट कैप्साइज़ कर गई। फिर से ये वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला सारा मसला है जिसके अंदर लोग जो हैं वो इस तरह से जाते हैं और पहुंचना चाहते हैं किसी और मुल्क, और ऑब्वियसली इसके अंदर फिर ओवरलोड हो जाती है बोट और फिर वो कैप्साइज़ हो जाती है, उसके बाद जानी नुकसान होता है। तो ये उसी तरह का एक और वाक़या है, लेकिन इसके अंदर से डेथ टोल इतना बड़ा है 44 पीपल। सो इसके ऊपर अब पहले भी गवर्नमेंट का एक स्टांस था, इसको रोकने का कुछ तरीका निकालना चाहिए, इसको करना चाहिए मोर। इसके अंदर मतलब इंटरनेशनल जहाँ ये सब कुछ हो रहा है उन ग्रुप्स को रोकने की ज़रूरत है, और इसको कैसे करेंगे। लेकिन ये अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है इन वाक़यात की बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इस साल में, ये तीसरा वाक़या जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसी शो पे। एक तो हुकूमत ने इसके बारे में करने की ये कोशिश की और शायद कुछ कामयाबी भी हुकूमत को हुई कि जो इस काम में मुलव्विस हैं, जो आपको बॉर्डर पार लेके जाते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो आपको वादा करते हैं कि इतने पैसे दे दो तो हम आपको स्पेन या कहीं भी पहुंचा देंगे। सो उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ, पकड़े भी गए। और शायद अगेन आपने अगर ये तीसरा वाक़या सुन रहे हैं, अगर वो क्रैकडाउन ना हुआ होता तो शायद आप 5 सुन लेते, खुदा न खास्ता। लेकिन बुनियादी बात ये है कि आप ये नहीं रोक सकते, और उसकी वजह ये है, इसको एब्सोल्युटली ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग इतने मायूस हैं यहाँ पर, उनको अपना फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा कि वो एक ऐसा गैम्बल ले लेते हैं जिसमें उनको पता है कि उनकी जान जा सकती है। ये बड़ा मुश्किल होता है, मतलब एक शख्स जिसको उम्मीद की रमक भी बाकी हो वो कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। नंबर 1 चीज़। अच्छा, ये हम कई दफ़ा इसका तज़किरा कर चुके हैं
कि ये जो है पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, इसलिए जो नई नस्ल है, और ये कोई ऐसे नहीं है कि ये बहुत कुछ सस्ते में या मुफ्त वहाँ पे जा रहे हैं, बड़ा महंगा होता है, लाखों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं। तीसरी चीज़ एक और है, और वो ये है कि हमारे इसकी वजह से जेन्युइन वीज़ाज बहुत ख़राब होते हैं, और वो इस तरह से ख़राब होते हैं, मतलब स्पेन को तो पता ही नहीं, उसके तो रास्ते में ये वाक़या हो गया। लेकिन ये जिस कश्ती पे चढ़े थे स्पेन जाने के लिए, वो भी तो किसी और मुल्क की होगी ना, पाकिस्तान से तो डायरेक्ट स्पेन नहीं थे जा रहे। सो ये वहाँ भी तक भी तो किसी तरह पहुँचे। अब वो जो 44 लोग रिपोर्ट हुए हैं, ये अब जाहिर है वो पता कर लेंगे कि वो किस मुल्क से चली थी, वहाँ पर ये कैसे पहुँचे। अब वो पूरी एक पीछे बैक ट्रैक किया जाएगा, वो जो भी चैनल था उसको बंद किया जाएगा। कल को पाकिस्तानीज़ जब बिल्कुल अपना लेजिट वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, उनको ज़रा ज़्यादा सख्ती की निगाह से देखा जाएगा। बुनियादी बात यह है कि मैं इस पे एक तरह से कोई नहीं सोचता, और मैं ये सोच रहा था कि स्पेन जो है वो बड़ा लीनियंट है। ये बार बार लोग स्पेन जाने की क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है लीनियंट है, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, जब आप किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाओ, और मरियन रेफ्यूजीज़ को बहुत पनाह दी, अफ़गानियों को बहुत पनाह दी, मतलब यहाँ तक कि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो बांग्लादेशी, इंडियन, पाकिस्तानी आपको बेतहाशा मिलते हैं। वो स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं, वो बेवरेजेस मुख्तलिफ जो है वो बेच रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट वेंडिंग में वो क्या कर रहे हैं कि जूतों की, अब उन्होंने अपने कपड़े में जूते किसी की दुकान के बाहर लगा लिए हैं फुटपाथ के ऊपर। उस दुकान का कारोबार ख़राब हो रहा है कि उसके सामने कोई और बैठा है। वहाँ पर जो दुकानदार हैं कई दफ़ा असेंबली में गए हैं कि जी को कानून साजी करें, पुलिस आके इनको पकड़े, इनको बंद करें, मैं इतना प्रीमियम दे के दुकान पे बैठा हूँ। वहाँ की जो असेंबली है वो कहती है कि जी अगर हम इनसे ये छीन लें तो इनका क्या बनेगा, या ये तो दे विल रिजॉर्ट टू क्या कहते हैं वायलेंस, तो इनको ये करने दो। वहाँ पे इतना ख्याल रखा जा रहा है। वहाँ पे बेवरेजेस का एक बड़ा स्कैंडल आया था कि मतलब वही बात है कि वहाँ पे जो पब्स वगैरह हैं वहाँ पे एक चीज़ महंगी मिल रही है, ये स्ट्रीट में वो सस्ती बेच रहे हैं। एक तो स्ट्रीट में बेचने की इजाज़त नहीं होती ख़ास तौर पे अल्कोहल बेवरेज, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ती। दूसरा ये कि ये सस्ती बेचते हैं, उसका कारोबार ख़राब होता है। तीसरी चीज़ ये कि उधर उन्होंने सोचा कि ये आपको ठंडी बेवरेज दे कैसे रहे हैं। फिर पता लगा कि जो नालियाँ थीं उसमें से क्योंकि पानी गंदा गुजरता था, ये वहाँ पर कैन लगा देते थे ताकि वो ठंडा हो जाए। फिर वही बात है, वो हिफ्ज़ाने सेहत के भी खिलाफ है। लेकिन ये सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था क्योंकि उनकी पॉलिसी लीनियंट है। वो कहते हैं कि यार इंसान है, किसी तरह पहुँच गया है, हमने उसका ख्याल रखना है। अब उन पे क्या गुजरती होगी कि उनके कॉन्शियस पे ये बोझ है कि नहीं है। मतलब एक तरफ वो इंसानी हमदर्दी के तहत कह रहे हैं कि अच्छा कोई आ गया तो उसको ना सपोर्ट करो, दूसरी तरफ उनको ये पता है कि यहाँ पे आते हुए 40-40, 100-100, 200 लोग मर जाते हैं। ऐसे पे आप क्या फैसला करते हो कि आपके कॉन्शियंस के लिए कोई अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? सर इसके अंदर सर दो चीज़ें। एक तो सर ये जो लोग इस बोट पे थे, ऑब्वियसली वो को सिंगल रूट तो नहीं था ना कि जी लाहौर से चढ़े अब ऑल द वे स्पेन जो है एक रूट, ये कहीं रुके होंगे, कहीं वेट किया हो, कई महीने लग जाते हैं कई दफ़ा आपकी बारी आते आते, और फिर रिस्क होता है बैक ऑफ द माइंड। सो बहुत रिस्की चीज़ है। मतलब आप तो देखें फ्रीक्वेंसी जैसे हम कह रहे हैं बढ़ गई है, तो उनको एक रिस्क फैक्टर इंक्लूड है। दूसरा जो आपका पॉइंट है कि किसी नेटिव शहरी जो है उसके अंदर एक इन्फिल्ट्रेशन, लफ्ज़ गलत है ज़रा, मतलब एक ज़्यादा लोग किसी और मुल्क के आना शुरू हो जाएं, किसी खित्ते के आना शुरू हो जाएं, तो उनका जो लोकल होगा वो कभी एक्सेप्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। जैसे आप जो वाक़यात बता रहे हैं, इसको आप अगर आप थोड़ा सा मैं क्लोजर टू होम थोड़ा अगर इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डाल दूं, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त कंप्लेन कर रहे हैं कि जी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो दुबई में होने को जा रहे हैं। उनके चंद मैचेस जो इंडिया के साथ है, सारी टीमों और हमारा भी। अब फ़र्ज़ करें सेमी और फाइनल इंडिया आ जाता है उसके अंदर, तो वही वहाँ होंगे। वीज़ाज़ अभी आपको मिल नहीं रहे उस तरह से। लास्ट वीक ही हमने शायद डिस्कस किया था कि वीज़ा पॉलिसी के अंदर थोड़ा अमेंड किया उन्होंने कि जी बैंक स्टेटमेंट अच्छी तगड़ी से दिखाएं, रिटर्न टिकट दिखाएं, बुकिंग दिखाएं। अच्छा, अब वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेटल्ड है 10-10 साल 15-15 साल से, आपके ख्याल में, मतलब और हमारी ऑडियंस से भी सवाल है कि आपके ख्याल में वो इस वीज़ा पॉलिसी से खुश होंगे या ना खुश होंगे? मेरा तो अपना ख्याल है, अगेन दिस इज जस्ट मी, कि वो खुश होंगे। वो देखें ना, जो जिस बंदे ने 15-20 साल वहाँ रह के उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे अबाइड करके उनके कवानीन के दायरे में रहते हुए अपने लिए एक ज़िंदगी कार्व आउट की, मेहनत की है, अब वो देखता है कि यार यहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो मतलब दिन को फ़ोन करता है, शाम को वीज़ा मिलता है, उसके बाद पहुँच जाता है, या दी अदर रूट कि जी किसी इलीगल मीन से हमारे शहर में। इस इंसिडेंट से नथिंग, नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम दिस इंसिडेंट, मैं बात करूँ जब आप पहुँच जाते हैं तो वो सोचते होंगे कि यार ये तो हमारा मुल्क है। वो आपको एक पेटिटिज्म तब जाग उठता है आपका, जो कि इल फाउंडेड नहीं है बाय द वे। अगर आप वहाँ जाके जो काम आप बता रहे हैं और दुबई में जो जिला के कुछ लोग काम करते हैं,
तो वो तो खुश होंगे इस चीज़ से भाई कि अच्छी बात है, वीज़ा पॉलिसी ज़रा स्ट्रिक्ट की है और स्ट्रिक्ट करें इसको, ताकि कम से कम लोग यहाँ पे जो है आए, क्योंकि हमने तो यहाँ पे 15-20 साल का रगड़ा खा के अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेगिंग शुरू हो गई है, तो यहाँ पे और चीज़ें शुरू हो गई हैं जो कि अगेन कहना गलत है, बट दे रिमाइंड अस ऑफ व्हाट वी लेफ्ट बिहाइंड। सो मैं दोनों तरफ सेंटिमेंट्स जो हैं उनको समझता हूँ। एक तरफ अगर तो देखें ना, आपकी वो वाली बात है कि आपने किसी को अपनी कंट्री में डक करना है जो कि असाइलम लेने आए हैं या किसी तरह रेफ्यूजीज़ हैं, कुछ भी हैं, वो तो समझ आती है एक स्टेट लेवल पॉलिसी है जिसके अंदर कि जी हमारी रेफ्यूजी पॉलिसी ये है, तो आप उनको लेते हैं, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इवेंचुअली जाके अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा बहुत दुनिया में, सीरिया वाला केस आपके सामने। दूसरा ये है कि जी हम वहाँ चले गए विज़िट वीज़े पे, अब हमने कहीं बाहर नहीं जाना यहाँ से, अब हम यहीं पे गंद डालते रहेंगे और हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करो। तो ये एक्सेप्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। नो गवर्नमेंट कैन एवर से कि यार हमें एक्सेप्टेबल। मैं आज तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने इतने साल गुजारे हैं, एक तो जाहिर है उसको तकलीफ़ होती है कि अब कोई आकर वो सारे बेनिफिट्स कैसे वो भी इलीगली आकर इंजॉय कर ले, जो कि मैंने लीगली एक बहुत अरसा गुजार कर अपने लिए ख़रीदे हैं या लिए हैं। अच्छा, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ पर जो लोकल्स, उनके जो नेटिव्स हैं, उनको भी बड़ा मसला है कि हमारी दुकान के सामने वेंडिंग क्यों हो रही है, कोई और बेवरेजेस क्यों बेच रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरी एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि जब हम बार बार बात करते हैं कि वहाँ पर जो हमारे लीगली रहने वाले जो जनरेशन से रह रहे हैं या जिनको 10 साल होगी, बात ये है कि जो बंदा वहाँ का नेशनल हो गया उसको सोचना भी वहाँ के नेशनल की तरह चाहिए। ये अगर आपने वहाँ उस मुल्क का हल्फ उठाया है, तो फिर आपको उस मुल्क के राइट्स को अगर आप सबसे पहले रखते हो तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है। दिस मेक्स लॉट ऑफ सेंस एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। बिल्कुल सर। और अब देखें दुनिया के अंदर ये मामला जो है, और मुझे तो नज़र आता है और स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अपनी को थोड़ी नेशनल प्राइड जो है उसको लोग देखें। हर जगह, हर दुनिया के अंदर, तमाम मुल्कों के अंदर नेशनल प्राइड की एक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। तो ये चीज़ बढ़ेगी। और अब तो क्लाइमेट अपार्थाइड होना, इतनी चीज़ें होनी है, और उसके अंदर जाहिर है आपने फिर देखना है कि वेयर एवरीबडी फिट्स। बहरहाल सर ये अफसोसनाक वाक़या, एंड वी आर सिंपैथीज टू द फैमिलीज। बहरहाल हमने यहाँ पे जाने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर हमने आज से कुछ हफ्ते पहले खबर की थी कि एक किसी शादी के फंक्शन पे रजब पट था उनका नाम शायद, जिनको शेर तोहफे में मिला था। तो ये वाइल्ड लाइफ वाले आ गए थे कि भाई तुसी कितने। तो उसके बाद से इसको आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मलाइज़ करना की कोशिश की। तो सर जो स्केड्यूल 2 है वाइल्ड लाइफ एक्ट का 1974 का, उसके अंदर एक 4 पॉइंट एजेंडा और अमेंडमेंट जो है वो अप्रूव कर लिए पंजाब गवर्नमेंट ने। तो उसके अंदर जो हम बात करेंगे, हम वो इस चीज़ की बात करें। सर वो कहते हैं कि हमने जो बिग कैट्स की कैटेगरी है उसको आप रखने से मुराद ये है कि उन्होंने पेट्स का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, बट कीपिंग ऑफ एनिमल्स जो है उनमें बिग कैट्स इंक्लूड कर दी, जिसके अंदर आप लायंस, चीताज, टाइगर्स, पूमास और जैगुआर्स जो हैं आप रख सकते हैं। कूगर्स नहीं रख सकते। सर कूगर्स नहीं रख सकते, और वो खुद ही तलाश करने पड़ेंगे सर, बहुत अलग। तो सर ये लेजिस्लेशन जो है तकरीबन सर इसके ऊपर 70 साल से कोई काम नहीं हुआ। ये अब बेसिकली उसके अंदर एक अमेंडमेंट आई है जो कहती है कि आप रख सकते हैं, ये बात है, लेकिन 2-3 बैन्स हैं आपके ऊपर। एक तो आप उन जानवरों की तस्वीरात और रील्स और पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं लगा सकते, उस पर आपको जुर्माना होगा। दूसरा, और कि आपने जब लेनी है इनको, आपने इनको रजिस्टर करवाना है वाइल्ड लाइफ के साथ, और 50,000 रुपीज़ इसकी एक फ़ीस होगी पर एनिमल। तो आपने करना है, तो फ़र्ज़ करें आपने अगर एक छोटा सा ज़ू भी खोलना है और उसके अंदर रखने, तो आपने फ़ी एनिमल 50,000 रुपये देने हैं उनको। अब इसमें ये जिक्र नहीं है कि ये एक एनुअल फ़ीस है, बट आई एम अज्यूमिंग ये कोई एनुअल फ़ीस होगी जो कि उनको वाइल्ड लाइफ वाली है। उसके साथ साथ ये सिटी लिमिट से बाहर रखे जाएंगे। आप शहर के अंदर, घरों के अंदर इन जानवरों को आप नहीं रख सकते। फार्म हाउस भी सिटी लिमिट से बाहर। अगर अब अगेन वो सब्जेक्टिव मामला है कि फार्म हाउस सिटी, मतलब कुछ फार्म हाउसेस तो हैं वो तो मतलब स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम सिटी लाइफ है। नहीं, लेकिन वो कंसिडर तो सिटी में नहीं, आउटसाइड। तो एक वो बात, वो एग्री लैंड कंसिडर। सो उनको जो इस वक्त जिनके पास ये जानवर हैं
और घरों में उन्होंने रखा हुआ है, उनको ये अलाउंस दी गई है कि आप एक तो फीस दे दें, आप रजिस्टर करवा लें और आपको टाइम दिया जाएगा इनको रिलोकेट करने के लिए टू अ प्रॉपर जगह जहाँ पे इनको थोड़ा सा अपना रूम मिले। मतलब हैबिटेट तो कोई नहीं दे सकता यहाँ पे इनको, बट इनको ये है कि आप घरों के अंदर नहीं रख सकते, और अगर इस चीज़ की किसी ने खिलाफ वर्जी की तो उनके ऊपर लीगल एक्शन होएगा और FIR भी कटेगी। उसके साथ साथ सर पंजाब ने बेसिकली जो इन चीज़ों के लिए स्पेशल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ने कोर्ट्स बना दिए हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो कि वाइल्ड लाइफ वायलेशंस को डील करेंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है इस मामले में और होना भी चाहिए। हम तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं, हम आप और मैं तो खैर बुनियादी तौर पर जूज़ के भी खिलाफ हैं, बट चलें जो लोग इस चीज़ को शौकिया ये करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट इन पैरामीटर्स जो अब इस्टेब्लिश हो गए हैं इस स्केड्यूल 2 की अंदर उनके अंदर रहना पड़ेगा। सर देखिए इसमें ना मुस्बत और मनफी पहलू दोनों हैं, ठीक है। सो बात ये है कि मनफी पहलू अगर हम पहले डिस्कस कर लें वो ये है कि कितने ममालिक हैं जो ऐसा करने की इजाज़त देते हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा ममालिक ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते तो उसकी क्या वजह है? मतलब उसमें ज़ाहिर है ये भी वजह होगी कि जो लोग हैं वो वाइल्ड बिग कैट्स की वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते जो कि उनकी जिबिल्लत में हैं। सो उनको इस तरह छोटी जगह पर नहीं रखना चाहिए, वो उनको अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए। ज़ू जो है जिसके हम ख़िलाफ़ हैं, वो हुकूमतें कहती हैं कि हम उनको तालीम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों को, तो उनका आर्ग्यूमेंट ये है मैंडेट डिफरेंट है। अदरवाइज़ तो अगेन नेचुरल हैबिटेट तो ज़ू भी नहीं है उसका। सो बुनियादी बात ये है कि एक तो ये चीज़ मसला है। दूसरा मसला, आपने रजब भट्ट वाले केस का जिक्र किया, उनको तो ज़ाहिर है वो कर दिया गया एक्विट, और होना भी ऐसे ही चाहिए था। उनकी मेरे ख्याल में प्ली ये होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उन्होंने कहा जी कि किसी ने मुझे शादी पे तोहफे में दिया, अगले दिन आप आ गए, मुझे उस तोहफे से पहले थोड़ी पता था कि ये देने लगे हैं, तो मैं उसकी आपको पहले कैसे रिपोर्ट करता या क्या करता? फाइन, दैट्स फाइन। लेकिन थोड़े दिन पहले एक और शख्स के आपको याद होगा कि एक शेर उसके घर से भागा है जिसको गार्ड्स ने फिर मारा है। अच्छा, अगर वो खुदा ना खास्ता किसी का जानी नुकसान कर देता तो क्या होता? आप देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी डिस्प्यूट हो जाए एंड में होती सुलह ही है, ठीक है। सो किसी का जिसका नुकसान होना था वो तो हो गया, एंड में सुलह हो गई। सो ऐसे ममालिक में ख़ास तौर पे क्या इस तरह के कवानीन की, इस तरह की रेगुलेशन की इजाज़त देनी चाहिए? अच्छा, ये तो हो गई अब इसके सारे नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट में आए तो हाँ, मतलब पॉजिटिव ये है कि हुकूमत ने सोचा कि हमसे ये बंद तो नहीं हो पा रहा, हमने इतने साल पाबंदी रख के देखी है, लोगों ने फिर भी रखे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि रेगुलेट कर लेते हैं और इस पे से टैक्स कमा लेते हैं जो फीस है। बड़ी अच्छी बात है, ये सोच ठीक है, लेकिन ये सोच फिर सिर्फ इसी मसले को लेकर क्यों है? ये तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर बसंत भी आप रेगुलेट कर दें, फिर आप और चीज़ें जो इस माशरे में बैंड हैं जिस पे से टैक्स कमाया जा सकता है उनको भी रेगुलेट कर दें। सो यही क्यों और बाकी क्यों नहीं? सो अगेन इस पे मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, और वो ये कि क्या कोई हुकूमत में एक कमरा है जिसके अंदर कोई 6 लोग जो कि दाना अक्लमंद पढ़े लिखे बैठ के सोच रहे हैं और सोच के फैसले कर रहे हैं? ऐसा अगर है तो मैं मुतमईन हूँ एक दिन हम ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। अगर हैज़र्डली एकदम से कोई बताता है कि जी वो यह मसला हो गया है, वो जी शेर भाग गया है, वो जी लोगों ने चीता रखा हुआ था, ये हो गया है, अच्छा फिर इसको यूं कर लो, अगर ये चल रहा है तो मेरा ये ख्याल है कि हम ना मज़ीद से मज़ीद तनज़ली का शिकार हो। सर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि जो लेटर आपकी बात है वो शायद हकीकत से ज़्यादा करीब है, क्योंकि देखें ना 70 साल से एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ है उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं थी जो अब करनी पड़ गई, तो रीसेंट इंसिडेंट्स के बाद ही उन्होंने सोचा होगा यार इसको इस तरह कर लो, तो हैज़र्ड वाली बात आती है। वरना तो ये भी आ सकता था जी कि अब हम इतने स्ट्रिक्ट होने लगे हैं कि हम तो इस चीज़ को बैन करने लगे हैं और अब हमें पता है कहाँ कहाँ है मौजूद शेर, हम छापे मारेंगे और हम इनको निकालेंगे और स्पेशल कोर्ट्स हैं उनके अंदर आप जाएंगे, FIR भी कटेंगी, जेलें भी होंगी। एक तो ये खबर हो सकती थी, उन्होंने अल्टरनेटिव किया इसके अंदर। दूसरा सर एक अगर हम मेंटालिटी को थोड़ा डिसाइफर करें कि एक शख्स क्यों ये करना चाहेगा अपने घर वालों के साथ और अपने साथ कि वो एक ऐसी चीज़ को पालतू रख ले जो कि आपको पता है एक तो अनसेफ तो कोई और चीज़ है, उस जानवर के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि आप अगेन नेचुरल हैबिटेट उसकी प्राइड से उसको निकाल के आप एक घर में उसको महदूद रख रहे हैं, जो उसकी जेनेटिकली जो उसकी इंजीनियरिंग है उस जानवर की वो है नहीं। डॉग्स जो है, कुत्ते जो हैं वो तो डोमेस्टिकेट हो चुका है ना जानवर, कैट्स भी हो चुकी है डोमेस्टिकेट, आप उनको रख सकते हैं, उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं, ना कोई वाइल्ड लाइफ वाला छापा मारेगा। ये है क्या सर? ये सर बेसिकली इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन अपींग। आप देखें किसी आपके 2
आप और आपके कज़न है, दोनों ने इकट्ठे घर बनाना शुरू किया, आप नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने खिड़कियाँ बड़ी लगाई हैं, मैंने खिड़कियाँ लगाई हैं 10-10 फुट वाली, कहते हैं 10 फुट की, मैंने 13 फुट की खिड़की लगाई अपने घर के अंदर, अब वो उसमें हो जाएगा, मैंने क्यों नहीं 13 फुट की लगाई, ये जाके लोगों को अपनी खिड़कियाँ दिखाई। मतलब एग्जाम्पल एनालॉजी दे रहा हूँ। इसी तरह होगा कि जी अब मैं सोशल मीडिया के अंदर अपने टिकटॉक्स और बाकी के ऊपर जो है मैं और कैसे फ़ैन फॉलोइंग क्रिएट कर सकता हूँ। इससे बड़ी क्या चीज़ है सर कि आप घर के अंदर बैठे हैं, 2 लोग टिकटॉक बनाते हैं कि वो 2 लोग बैठे हैं और अपना असला दिखा रहे हैं, वो कहता है असला तो सबके पास होता है, मेरे पास शेयर है। अब ये देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। और असले पे तो पाबंदी लगा दी ना टिकटॉक वगैरह ने, वरना आज तक वो भी चल रहा होता। अब जी शेयर है मेरे पास, अच्छा जी एक नई एवेन्यू खुल गई, अब आप शेर की नुमाइश कर रहे हैं, घर के अंदर बैठा, आपके सोफे पे बैठा, आपके साथ लाड प्यार भी चल रहे हैं। पता नहीं कैसे वो अचीव कर लेते हैं, प्रॉब्लम को ड्रग करते होंगे या किसी को करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताएं कौन सा वेटरनेरियन जो प्रैक्टिस करता है वो कौन सा होगा जो कहेगा यार कि मैं आता हूँ ज़रा मैं शेर को चेक करता हूँ आके, मतलब कोई उसकी मतलब आपकी उस तरह से नहीं हो पाती होगी, आई एम प्रीटी श्योर। सो ये जो आप वन अपिंग का जिक्र कर रहे हैं ना, इसमें वो कराची का एक घर जीत गया था जिसने जिराफ रखा था सर, वो घर आप उसी घर के सामने से गुजरे तो जिराफ नजर आता था आपको। मतलब क्या हो रहा है, ये किधर का इंसाफ है। अगर देखें किसी को असल में कोई एनिमल लवर है ना, वो इससे बिल्कुल बरक्स कुछ चीज़ करेगा। वो अपना जो जैसे फार्म हाउस आपने कहा उसको फ्लैट करवा के लैंडस्केपिंग करके उधर इस किस्म के जानवर रखे, चले हम उस चीज़ की अंडरस्टैंड कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वो जानवर रेस्क्यू करेगा, रेस्क्यू सेंटर्स बने हुए हैं उनको पैसे देगा, रेस्क्यू करेगा, उसके बाद शायद उस जानवर को रेस्क्यू करके उसको सेहतमंद करके उसको बड़ा कल्चरल हैबिटेट में अफ्रीका जाके रीइंट्रोड्यूस करेगा। वो होता है एनिमल लवर। ये तो शोधपूर्ण है सारा सर। जब काला हिरन पाकिस्तान में ख़त्म होने लगा था तो अमेरिका यहाँ से कुछ स्पेसिमन ले गया था, वहाँ पर उन्होंने उनको पॉपुलेट किया। जब वो कोई बहुत हज़ारों में हो गए तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि अब इसको आप ले जाएं इसको नेचुरल हैबिटेट में। तो यहाँ पे हमने कहा जी हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर अमेरिका में स्कूल के बच्चों ने चंदा दिया और उन हिरनों को यहाँ पर पहुंचाया गया कि नेचुरल हैबिटेट में रहें। सर बिल्कुल सर, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये अगेन हम क्यों बात करते हैं चीज़ों के बारे में कि ये भी इस सोशल फैब्रिक की डिटेरिएशन जो है उनका ये बहुत बड़ा हिस्सा है कि जी आपने सिर्फ दिखावे के मकसद से आपने इतनी चीज़ कर ली, नॉट थिंकिंग कि इसकी रिपरकशंस क्या है। बहरहाल सर ये सारी बातें नहीं अपनी जगह। आज का हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।